हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिलेशंस के बारे में। और एग्ज़ाम में कॉमनली जो पूछा जाता है कि रिलेशंस को इक्विवेलेंस किस तरीके से प्रूव किया जाता है, यानी कौन से रिलेशंस जो हैं वो इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रिलेशंस। अब रिलेशन होता क्या है पहले, तो रिलेशंस आर द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशंस जो होते हैं वो सबसेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। लेकिन अब वर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे ये क्लास 11th में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम एक बार और पता कर लेते हैं क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एक कोई सेट है और एक बी सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसमें ए बिलोंग कर रहा है ए से, कैपिटल ए से, और स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। इस टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सभी एक सेट के अंदर अगर कलेक्ट कर दिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं, जितने भी सबसेट्स हैं वो सभी क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? रिलेशंस आर द सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं कॉमनली आर से। तो आर जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक, अब नंबर ऑफ रिलेशन अगर पता करना है, इसी में चीज़ निकल के आती है कि कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस पता करने के लिए आप ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे उससे आपको नंबर ऑफ सबसेट पता लग जाएगा। ए क्रॉस बी में मान लो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर m, और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर n, तो यानी कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हो गए n, यानी कि m इंटू n। यहाँ कैपिटल N से शो कर देता हूँ क्योंकि स्मॉल n से कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? mn हो गए। तो यानी कि अगर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस आर इक्वल टू 2 पावर mn, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का 2 पावर n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn है, तो इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो 2 पावर mn होंगे। ठीक है, क्लियर? इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। रिलेशंस में इक्विवेलेंस रिलेशन अगर प्रूव करना है कोई रिलेशन को, इक्विवेलेंस, यही टॉपिक जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस में से। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस कैसे प्रूव किया जाता है, तो इक्विवेलेंस समझने के लिए देखिए, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही कंडीशंस को फॉलो करे। यानी कि रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर ये तीनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब यहाँ बात आती है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर कोई एक एलिमेंट स्मॉल a है जो सेट से बिलोंग कर रहा है a से, तो a कोमा a टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करने चाहिए R, यानी कि रिलेशन से। अगर कोई भी एलिमेंट एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया सेट A से, तो A कोमा A टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब R से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को फिर क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लो 1,1, 2,2, 3,3 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स अगर R के अंदर हैं तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर A कोमा B टाइप के ऑर्डर्ड पेयर R से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इम्प्लाइज दैट B कोमा A बिलोंग्स टू R।
तो B, A टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स भी R से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, जैसे 1, 2 अगर R के अंदर है, प्रेजेंट है, तो 2, 1 टाइप के ऑर्डर्ड पेयर भी R के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसे रिलेशंस को फिर सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर A, B टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स R से बिलोंग कर रहे हैं और B, C टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स भी R से बिलोंग कर रहे हैं, तो A, C टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स भी R से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, जैसे 1, 2 R से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 R से बिलोंग कर रहा है, तो 1, 3 भी सीधे R से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है तो वो कैसा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से इसको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 ... 14 तक। ठीक है, और आर एक रिलेशन है जो ए पर डिफाइंड है किस तरीके से कि ए, बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और 3a - b = 0 है। अब आपको चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो ट्रांजिटिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, या ये कह सकते हैं इक्विवेलेंस है या नहीं। इस तरीके से भी पूछा सकता है। क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो वो अलग अलग पूछ सकता है आपसे कि चेक करिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, चेक करिए ये सिमेट्रिक है या नहीं, या चेक करिए ये ट्रांजिटिव है या नहीं, या डायरेक्टली ये कह सकता है कि चेक करिए ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए अलग अलग चेक करते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, यानी कि ये चेक करते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि A, टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करने चाहिए R से, है ना। तो पहले पता करते हैं कि R के अंदर एलिमेंट किस टाइप के होंगे। तो देखिए यहाँ मैं रफली सॉल्व कर लेता हूँ। 3a - b = 0 है, तो b को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा b = 3a, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है, b जो है यहाँ सेकंड एलिमेंट है, a फर्स्ट एलिमेंट है, तो आप b जो यानी कि सेकंड जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के थ्राइस के इक्वल है। तो जैसे आप a की वैल्यू, अब a और b दोनों a से ही बिलोंग करेंगे, कैपिटल A से, तो जैसे मान लो 1 पुट किया आपने। ठीक है, तो मैं r लिख देता हूँ यहाँ पर। R के अंदर के एलिमेंट पहले लिख लेते हैं। चलिए क्या एलिमेंट आएंगे R के अंदर, देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा। जैसे आपने a की वैल्यू 1 पुट की तो 1 × 3 3 आ जाएगा, b की वैल्यू 3 हो गई, यानी कि 1, 3। 2 अगर पुट करेंगे तो 2, अब 2 पुट किया तो 2 3 6, 3 पुट किया तो 3 3 9, 4 पुट किया तो 4 3 12। अब अगर 5 पुट कर दिया तो 5 3 15, और 15 A से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आपको केवल यहीं तक ऑर्डर्ड पेयर लेने थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो आपको क्लियरली दिखाई दिया होगा यहाँ पर कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R से, 2, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए। देखिए 1, 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 2, 2 भी नहीं कर रहा है, 3, 3 नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए यहाँ देखिए आप, जैसे 1, 3 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, तो अब आप यहाँ नोटिस करिए कि 3, 1 टाइप के ऑर्डर पेयर इसमें है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी सिमेट्रिक की, अगर A, B टाइप के ऑर्डर पेयर R के अंदर हैं तो B, A टाइप के ऑर्डर पेयर भी R के अंदर होने चाहिए। तो 1, 3 R के अंदर है, लेकिन 3, 1 जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ 3, 1 अगर R में प्रेजेंट नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट कंडीशन ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि A, B अगर R से बिलोंग कर रहा है और B, C टाइप के ऑर्डर पेयर अगर R से बिलोंग कर रहे हैं तो A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ 1, 3 बिलोंग कर रहा है R से, 3, 9 बिलोंग कर रहा है R से, तो क्या 1, 9 बिलोंग करेगा R से? देखिए 1, 9 है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव।
यानी कि ये फंक्शन जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है और ना सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सीबीएसई में 2009 में पहले आ चुका है, एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है ये। एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और आर रिलेशन डिफाइंड है ए पर। ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस जो है वो कैसा है, इवन है। यानी कि जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसका मॉडुलस वैल्यू देखेंगे तो वो इवन आना चाहिए। इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आर के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है कि इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया जो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। लेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। तो आप देखिए मॉडुलस जो होगा ए माइनस ए का वो क्या होगा, 0, और ये 0 जो है वो कैसा है, इवन है, क्योंकि 0 में 2 का डिवाइड चला जाएगा विच इज़ इवन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो आर के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक, तो सिमेट्रिक में क्या होगा कि एक ऑर्डर्ड पेयर लिया हमने, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। एक ऑर्डर्ड पेयर लिया ए कॉमा बी जो आर से बिलोंग कर रहा है। अब जब ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस होगा वो कैसा होगा, इवन होगा, इज इवन। तो देखिए जब ए माइनस बी का मॉडुलस इवन है तो बी माइनस ए का मॉडुलस भी क्या होगा, वो भी इवन होगा, इज ऑल्सो इवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी कॉमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो बिलोंग करेंगे किससे, आर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रांजिटिव भी होगा तो फिर ये रिलेशन जो है वो कैसा प्रूव हो जाएगा, इक्विवेलेंस। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब हमने ले लिया कि ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज इवन। अच्छा, अब यहाँ देखिए इस केस में आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ये कि दो ए और बी जो हैं वो दोनों या तो इवन होंगे या ऑड, क्योंकि डिफरेंस इवन कब आ सकता है, जब दो नंबर या तो इवन हो या फिर ऑड हो। जैसे 3 और 5 दोनों ऑड हैं, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, यानी कि इवन। जैसे आपने और कोई ऑर्डर पे लिया 5,9, तो 5 और 9 का डिफरेंस कैसा आएगा, इवन। तो यानी कि दो ऑड नंबर ले सकते हैं, या फिर दोनों कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। जैसे 2,4 तो डिफरेंस आएगा 2 यानी कि इवन, 4,8 या कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों कैसे हो, इवन हो। तो इससे पता लगा आपको कि ए और बी जो नंबर हैं वो या तो दोनों इवन होंगे या फिर दोनों ऑड होंगे। सेम यहाँ पर भी। अब देखिए, अब यहाँ पर दो केस बन गए कि या तो बी इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो केस फर्स्ट में जैसे हमने मान लिया कि बी कैसा है, इवन है। अगर बी इवन होगा तो ए और बी का जो डिफरेंस अगर इवन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी कैसा हो गया, इवन। तो इसका मतलब ये हुआ ए इज़ इवन एंड सी इज़ ऑल्सो इवन, सी भी कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, क्योंकि बी माइनस सी भी इवन है और बी को हमने इस केस में क्या माना है, इवन। तो बी अगर इवन है तो सी भी इवन होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस इवन है इसलिए। ठीक है, तो अब आप देखिए ए इवन है और सी इवन है। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो भी कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस बी जो है वो इवन नहीं है तो बी फिर ऑड हो सकता है। अगर बी ऑड होगा तो क्या होगा, तो इसका मतलब जब a माइनस बी यानी कि a और b का डिफरेंस इवन है और b ऑड है, b ऑड है तो इसका मतलब a भी ऑड होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर एक नंबर ऑड होगा तो दूसरा भी ऑड होगा। दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस ही इवन पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो कैसा हो गया, ऑड हो गया। a इज ऑड एंड
अच्छा, अब सी के बारे में, क्योंकि बी माइनस सी भी कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है, और हमने बी को कैसा लिया है, अब की बार ऑड लिया है, तो बी ऑड है तो सी भी कैसा होगा, ऑड, तभी उन दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, इवन, तो सी इज ऑल्सो ऑड। अब देखिए ये दोनों नंबर कैसे हैं, ऑड हैं, ए भी ऑड सी भी ऑड, तो इसका मतलब इनका दोनों का डिफरेंस कैसा हो गया, ऑड, सॉरी इवन। ए माइनस सी का डिफरेंस जो है वो इवन आएगा, क्योंकि ए और सी दोनों ऑड हैं, तो ऑड का डिफरेंस इवन होता है, तो इसका मॉडुलस वैल्यू भी इवन होगी। तो इससे ये प्रूव हो गया कि दोनों ही केस में, चाहे बी इवन हो चाहे बी ऑड हो, दोनों ही केस में ए कॉमा सी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, यानी कि ए कॉमा सी जब आर से बिलोंग करेगा तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। यानी कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, इक्विवेलेंस प्रूव हो गया। ये जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, इक्विवेलेंस। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं इसमें से। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मान लो अगर वो आपसे कह दे कि 135 एक सेट है, एक मिनट जरा इसको साफ कर देते हैं। देखिए एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 135, तो आपसे वो पूछ सकता है कि 135 के जो एलिमेंट हैं सारे 135 से ही रिलेटेड होंगे, तो वो तो होंगे क्योंकि 135 के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ऑड हैं, तो वो ऑड नंबर्स का डिफरेंस ही इवन आ सकता है, तो इसका मतलब 135 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो 135 से ही रिलेटेड होंगे। अगर उसने दे दिया 2,4 के एलिमेंट किससे रिलेटेड होंगे, तो 2,4 के एलिमेंट भी 2,4 से ही रिलेटेड होंगे क्योंकि वो इवन है इसलिए। ठीक है, इवन का डिफरेंस अभी बताया था, इवन का डिफरेंस ही इवन आ सकता है, तो इसका मतलब 2,4 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब 2,4 से ही रिलेटेड होंगे। क्या इसके एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड होंगे, देखिए 135, अब ये सब क्या है, ऑड हैं, और ये दोनों क्या हैं, इवन, तो एक ऑड और एक इवन नंबर का डिफरेंस कभी इवन नहीं आ सकता। तो इससे ये प्रूव हुआ कि 135 का कोई भी एलिमेंट 2,4 से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कोई एक एलिमेंट दे दिया, मान लो 2 दे दिया आपको, और वो आपसे पूछे कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब 2 किस किस एलिमेंट से रिलेटेड होगा, उनका एक सेट बना देंगे। तो 2 का रिलेशन एक तो 2 के साथ ही होगा क्योंकि 2 - 2 0 0 इवन है, और 2 का डिफरेंस किसके साथ इवन आ सकता है, 4 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास होगी 2,4। इसी तरीके से आप 3 की भी निकाल सकते हैं। 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 1 3 5, क्योंकि 1 3 5 तीनों ऑड हैं, ऑड का ही डिफरेंस कैसा आ सकता है, इवन आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने रिलेशंस के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। रिलेशंस में केवल यही टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगली वीडियो में हम कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी फ़िलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।